चलिए नेक्स्ट थ्योरम लिखिए। देखिए जो हमने आपको 2 थ्योरम कराया था, कल एक थ्योरम कराया, आज ये, अभी ये दूसरा ही थ्योरम खत्म हुआ है। इन दोनों में से एक पेपर में गारंटी ये आता है, ये नहीं आएगा। जो पहला वाला थ्योरम कराया था वो 2022 लिख लीजिएगा, वो आएगा। ठीक है, पहले थ्योरम और दूसरे थ्योरम में से 2 में से एक थ्योरम आता है, या तो ये वाला आता है या जो कल पढ़ाया था वो आता है, वो वाला आएगा, ये नहीं आएगा इस साल। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम लिखिए। लिखिए टू फाइंड द, इस चैप्टर से आपको 10 नंबर का पेपर मिलता है। टू फाइंड द मूवमेंट ऑफ सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस movement of system of coplanar forces acting on a rigid body, acting on a rigid body about a point इसको पढ़ते हैं जाई, इसको पढ़ते हैं ईटा, जाई ईटा। मॉर्निंग के बैच में केवल अब 20 बच्चे और लेंगे हम लोग, 20 बच्चे लगभग हो गए हैं। 40 बच्चों से ज़्यादा बच्चे हम नहीं लेते हैं, केवल 40 बच्चे, ताकि उन 40 बच्चों पे हम लोग इतना ध्यान दे सके कि हमको उनको 70% प्लस दिलाना है। अभी आप लोगों का तो रिज़ल्ट नहीं आया, आएगा भी नहीं। अगर रिज़ल्ट आए तो आप लोग देखिएगा 2 या 3 बच्चे 60% से ऊपर होते, बाकी सब के सब 45%, 50%, 52% ये अच्छे बच्चों की निशानी बता रहे हैं। ठीक है, मतलब ये स्थिति है रिज़ल्ट की। हमारे यहाँ गारंटी लेते हैं कि 70 प्लस हम दिलाएंगे, इसीलिए हम केवल लिमिटेड बच्चों को लेते हैं, 40 बच्चे, 40 मॉर्निंग में, 40 इवनिंग में, दैट्स इट। इसके अलावा बहुत बच्चे नहीं लेते हैं। एक बैच में केवल 40 बच्चे, 20 बच्चे हमारे यहाँ, 20-22 बच्चे लगभग हो गए। आप लोग भी तो सेंट एंड्रयूज़ के ही हैं ना, MG के हैं आप लोग। जाई ईटा, ठीक है। अभी तक आप लोगों ने जो मूवमेंट निकाला था वो ओरिजिन के अबाउट निकाला था, कहते थे ना थ्रू आर्बिट्रेरी पॉइंट O, किसके अबाउट निकाला था? ओरिजिन के। अब कह रहा है हमको ओरिजिन के अबाउट नहीं चाहिए बल्कि इसके अबाउट चाहिए। ठीक है, 2022 ये थ्योरम आता है, पिछले 2 सालों से नहीं आया है, इस साल आपको ये थ्योरम मिल जाएगा। इसको पूरा का पूरा केवल डायग्राम से समझना है। जब आप डायग्राम से समझ लेंगे तो आपको अपने आप आ जाएगा कि कैसे इसको लिखना है। ठीक है, कितने डायमेंशन की स्टडी हो रही है? 2 डायमेंशन की। इसको कौन सा एक्सेस बोलते हैं जानते हैं? एक्स एक्सेस, वेरी गुड। इसको, ये क्या होता है? ओरिजिन होता है। ठीक है, आप लोगों को बताया गया है अभी तक कि जब किसी रिजिड बॉडी के ऊपर, सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस काम करते हैं, मतलब किसी रिजिड बॉडी के ऊपर 1500, 2000, 15000, 20000, 10000, 100,000, 1 करोड़, 1 लाख फोर्स काम करते हैं, तो वो सारे के सारे 2 भाग में टूट जाते हैं। एक होता है आपका सिंगल रिजल्टेंट फोर्स R, जो कि ओरिजिन से पास करता है, और दूसरा होता है कपल, फिजिक्स में खूब पढ़ा होगा कपल G। एक होता है कपल G। किसी भी रिजिड बॉडी के ऊपर जब बहुत सारे कोप्लेनर फोर्सेस काम करते हैं तो ये पूरा का पूरा केवल 2 पार्ट में टूट जाता है, एक R में और एक G में। तो हमको इतने सारे को नहीं पढ़ना है, हमको केवल और केवल किसको पढ़ना है? R और G को। अगर हमने R और G का मान निकाल लिया
तो हमने इन सब के रिजल्टेंट का मान निकाल लिया। ये हमारे पहला थ्योरम था जो हमने कहा 2022 में आएगा। ठीक है, आर और जी में। आर कहाँ से पास करता है? ओ से। जी भी किसके अबाउट मूवमेंट होता है? ओरिजिन के अबाउट। हमने डिराइव कराया था कि आर का मान, बताइए भाई क्या होता है? आर इज इक्वल टू, वेरी गुड, √x² प्लस y²। और जी का मान क्या होता है? समेशन yn xn माइनस xn yn, जहाँ स्मॉल वाले सारे के सारे कोऑर्डिनेट को दिखाते हैं, कैपिटल वाले कंपोनेंट ऑफ फोर्स को दिखाते हैं। स्मॉल वाले किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को दिखाते हैं और कैपिटल वाले फोर्स के कंपोनेंट्स को दिखाते हैं। बच्चे इसी में गड़बड़ी करते हैं, पता नहीं क्या पढ़ाते हैं टीचर कि उनको अंतर ही नहीं पता होता कि दोनों में क्या अंतर है, जो मन होता है वही लिख डालते हैं। ये इसका मान होता है। हमने आप लोगों को कल बताया था कि इसमें कहीं स्मॉल x स्मॉल y नहीं आया है। इसका मतलब r का मान कोऑर्डिनेट पे निर्भर नहीं करता है, लेकिन इसमें स्मॉल x और स्मॉल y आया है। इसका मतलब g का मान कोऑर्डिनेट पर निर्भर करता है। जब हम कोऑर्डिनेट को बदलेंगे अर्थात o को बदलेंगे तो r के मान में कोई अंतर नहीं बैठेगा, लेकिन g के मान में तुरंत और तुरंत अंतर बैठेगा। ठीक है, तो जब भी हम कोऑर्डिनेट को बदलते हैं, चूँकि इसमें स्मॉल x और स्मॉल y नहीं आया है तो r के मान में कोई अंतर नहीं होगा, लेकिन इसमें स्मॉल x और स्मॉल y आया है तो g के मान में अंतर होगा। g के मान में क्या अंतर होगा वही हमको निकालना है, क्योंकि इसमें हमको क्या फाइंड आउट करना है? मूवमेंट फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब देखिए हम आपको अंतर करके दिखा रहे हैं कि कैसे अंतर होता है। देखिएगा, ये कोई पॉइंट है A जिसका कोऑर्डिनेट है xn yn। क्या मतलब हुआ? यहाँ से यहाँ परपेंडिकुलर डाला और यहाँ से यहाँ परपेंडिकुलर डाला तो x एक्सिस पे चली गई दूरी xn होगी, जबकि y एक्सिस पर चली गई दूरी yn होगी। ठीक है, ये चीज़ जानते होंगे। हम लोगों से कह रहा है कि हमको मूवमेंट किसके अबाउट निकालना है? जाई और ईटा के। मान ले रहे यहाँ पे कोई पॉइंट है Q जिसका कोऑर्डिनेट है जाई और ईटा। ठीक, ये वाइवा में भी पूछा जाता है बीएससी थर्ड ईयर में, क्योंकि अभी हमने कहा कि ये चैप्टर पूरा का पूरा थर्ड ईयर में है। वहाँ 3 डायमेंशन में है और यहाँ पे 2 डायमेंशन में, तो वाइवा में पूछा जाता है। सेंट एंड्रयूज़ में और एमजी में हम ही आते हैं। सेंट एंड्रयूज़ और एमजी के वाइवा में हम बैठते हैं। यहाँ से यहाँ परपेंडिकुलर डाला, यहाँ से यहाँ परपेंडिकुलर डाला। ठीक, ये मान कितना होगा? जाई x एक्सिस पे चली गई दूरी x कोऑर्डिनेट के बराबर होती है, y एक्सिस पे चली गई दूरी y कोऑर्डिनेट के बराबर होती है। ठीक है, इस पर कोई फोर्स लग रहा था Fn, है ना? Fn का ओरिजिन के अबाउट मूवमेंट ये होता है। हमको Fn का किसके अबाउट मूवमेंट निकालना है? Q के अबाउट। ध्यान से सुनिएगा, जब Fn का ओरिजिन के अबाउट मूवमेंट निकालते हैं तो Fn की ओरिजिन से दूरी लेते हैं xn और yn, लेकिन जब Fn का मूवमेंट Q के अबाउट निकालेंगे तो Fn की दूरी कहाँ से लेंगे? Q से लेंगे। तो Fn की दूरी Q से निकलवाइए। ये दूरी अगर हमको पता चल गई और ये दूरी अगर हमको पता चल गई तो Fn की Q से दूरी पता चल जाएगी। ये पूरा xn इतना घटाएंगे तो xn माइनस जाई, ये xn माइनस जाई होगा तो ये भी क्या होगा? xn माइनस जाई, xn माइनस जाई। ठीक, ये पूरा yn इतना आपका ईटा, तो yn में से ईटा घटाएंगे तो ये हमको मिल जाएगा yn माइनस ईटा।
इसका मूवमेंट जब इसके अबाउट निकालना था तो इससे दूरी लेते हैं, इससे दूरी xn और yn। इसका मूवमेंट जब इसके अबाउट निकालना होगा तो इसकी दूरी इससे लेंगे, इसकी दूरी इससे लेंगे तो क्या मिला, xn माइनस जाई और yn माइनस जाई। तो अब हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ xn लिखा है वहाँ वहाँ xn माइनस जाई लिख देंगे, जहाँ जहाँ yn लिखा है उसकी जगह yn माइनस जाई लिख देंगे। इसका मूवमेंट हमेशा और हमेशा ओरिजिन के अबाउट लेते हैं तो g से लिखते हैं। इसका मूवमेंट जब q के अबाउट लेते हैं तो हमेशा g डैश से लिखते हैं। ये अपने एकदम ऐसे गांठ बांध लीजिएगा, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। किसी भी फोर्स का मूवमेंट जब ओरिजिन के अबाउट लेते हैं तो उसको g से लिखते हैं। किसी भी फोर्स का मूवमेंट जब जाई ईटा के अबाउट लेते हैं तो उसको g डैश से लिखते हैं। ठीक है, अब हम g डैश निकालने चल रहे हैं, मतलब द मूवमेंट ऑफ फोर्स अबाउट q जाई ईटा। फोर्स का मूवमेंट किसके अबाउट निकालने चल रहे हैं, जाई ईटा। जाई ईटा के अबाउट जो मूवमेंट होता है उसको किससे लिखते हैं, g डैश से। ठीक, g डैश जब निकालेंगे तो इसी फॉर्मूले में xn की जगह क्या लिख देंगे, xn माइनस जाई। बोला करिए क्लास में, उससे वाइवा की तैयारी होती चलेगी। xn माइनस जाई, और जब लिखेंगे xn, yn की जगह क्या लिखेंगे, yn माइनस ईटा। ये तरीका होता है। ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट, अब इसको सॉल्व कराइए। सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, g डैश इज इक्वल टू, ये समेशन, ध्यान से सुनिएगा, ये समेशन का जोड़ना। जुड़ता कौन है, जो बहुत सारे होते हैं। बहुत सारा कौन है, जिसमें n लगा है, तभी ना n का मान 1 रखेंगे तो y1, 2 रखेंगे तो y2, 3 रखेंगे तो y3, 5 रखेंगे तो y10, 10 रखेंगे तो y10। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। जब हम BSc थर्ड ईयर में पढ़ाते हैं आप लोगों को तो इसी से समझाते हैं, बच्चे बड़ा खुश होते हैं, अब समझ में आ रहा है। समेशन का मतलब होता है जोड़ना। जोड़ते उसको है जो बार बार बदलता है, बदलता वो है जिसमें इंडेक्स होता है। इसमें इंडेक्स है इसलिए इसके साथ समेशन आएगा, इसमें इंडेक्स है तो इसके साथ समेशन आएगा, इसमें इंडेक्स नहीं है ये समेशन के बाहर चला जाएगा। तो लिखते कैसे हैं, समेशन yn मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर xn, इसमें समेशन इंडेक्स नहीं है, ये समेशन के बाहर चला जाएगा, माइनस, या नहीं समझ में आ रहा तो पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, yn xn माइनस जाई yn माइनस xn yn प्लस xn ईटा। दिस इम्प्लाइज दैट g डैश इज इक्वल टू, समेशन लगाइए, दोनों के पास इंडेक्स है, समेशन yn xn, इंडेक्स नहीं है, समेशन के बाहर हो जाएगा, माइनस जाई, इसमें इंडेक्स है, समेशन yn, दोनों में इंडेक्स है, माइनस समेशन xn yn, इंडेक्स नहीं है, समेशन के बाहर होगा, प्लस ईटा समेशन xn। दिस इम्प्लाइज दैट g डैश इज इक्वल टू, ये और ये एक साथ लिख लीजिए क्योंकि दोनों में इंडेक्स है, समेशन कॉमन हो गया, मिलेगा yn xn माइनस xn yn। ठीक, उसके बाद माइनस जाई, कल बताए थे समेशन yn की वैल्यू होती है y, बताए थे, कैपिटल Y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस so on yn, दैट इज समेशन yn, प्लस ईटा, इसकी वैल्यू होती है x।
दिस इम्प्लाइज दैट जी डैश इज इक्वल टू, इसको देखिए किसके बराबर है, जी के, जी माइनस जाई वाई प्लस ईटा एक्स। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये, इसके बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम अभी लगेंगे। जी डैश किसी भी पॉइंट के अबाउट मूवमेंट होता है, जी ओरिजिन के अबाउट मूवमेंट होता है, कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई कंपोनेंट होते हैं फोर्सेस के एक्स एक्सिस के अलोंग और वाई एक्सिस के अलोंग, जाई और ईटा आपका कोऑर्डिनेट हो गया। याद करने का तरीका, इसको जी डैश इज इक्वल टू जी लिख दीजिए, जी डैश इज इक्वल टू जी। उसके बाद देखिए पहले आपका जाई है, उसके बाद आपका ईटा है, एक्स कोऑर्डिनेट है इसलिए कैपिटल एक्स, वाई कोऑर्डिनेट है इसलिए कैपिटल वाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, जाई वाई ईटा एक्स, ये माइनस लगा दीजिए और ये प्लस, जाई वाई ईटा एक्स माइनस जाई वाई प्लस ईटा एक्स। ठीक है, मतलब कम से कम 10 सवाल इस पर हम आपको लगवाएंगे और इससे 10 नंबर का पेपर आता है। 4 नंबर के 2 थ्योरम्स रहते हैं, 2 नंबर का छोटा क्वेश्चन रहता है, 4 4 8 4 10, एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, 14 नंबर का पेपर बनता है। 10 से 14 के बीच में से पेपर में आता है, या तो कभी एक थ्योरम, एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, एक शॉर्ट नंबर का, तब 10 नंबर का, अदरवाइज 14 नंबर का पेपर। 10 से 14 नंबर के बीच का पेपर इससे आपको मिल जाता है, इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर ये है। ठीक है, कोई डाउट इसमें? इसका मूवमेंट जब ओरिजिन के अबाउट निकालेंगे तो ओरिजिन से दूरी लेते हैं, इसका मूवमेंट जब क्यू के अबाउट निकालेंगे तो क्यू से दूरी लेंगे, क्यू से दूरी ये हो गई। ठीक है, जी डैश पॉइंट के अबाउट मूवमेंट होता है, जी हमेशा और हमेशा ओरिजिन के अबाउट मूवमेंट होता है, ये अंडरस्टूड है, किताब आपकी वैसे ही बनाई गई है कि जी इज़ द मूवमेंट अबाउट ओरिजिन, जी डैश इज़ द मूवमेंट अबाउट जाई ईटा। याद करने का तरीका, जी डैश इज इक्वल टू जी लिख दीजिए, जाई ईटा एक्स वाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एक माइनस के साथ और एक प्लस के साथ, ये याद करने का तरीका है। इतने में कोई दिक्कत? लिखिए, चलिए लिखिए देखिए, सिंस वी नो दैट इन्वर्टेड कॉमा में लिखिए, थ्योरम का स्टेटमेंट लिखवा रहे हैं। सिंस वी नो दैट इन्वर्टेड कॉमा में लिखिए, द सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस acting on a rigid body then it reduces to a single resultant force capital R, and a couple G about O. नीचे से लिखिए वेयर आर और जी का मान लिखिए। आप में तो केबीजी सर होंगे सेंट एंड्रयूज में, केबीजी सर जानते हैं? केबीजी सर को नाटे से हैं, मोटे से हैं, चश्मा लगाते हैं, सीनियर टीचर हैं, जानते हैं? पढ़ाते हैं, ऑनलाइन में पढ़ाते हैं, ठीक पढ़ाते हैं। उससे कुछ होगा नहीं, बस यही होगा कि आप लोगों को कुछ नहीं आएगा। ठीक है, शहर में इतने कोचिंग चल रहे हैं और सबके यहाँ 200, 400, 500, 600 बच्चे हैं,
ठीक है, हम जब पढ़ाते थे तो वहाँ 10,000 बच्चों को पढ़ाते थे। ठीक है, बच्चे जानते हैं इसलिए क्योंकि कॉलेज में पढ़ाई नहीं है। अब यूनिवर्सिटी में हमको पढ़ाना होता है, हमको हफ्ते में 2 लेक्चर मिलता है, उस 2 लेक्चर में भी कभी किसी काम में फंस गए, नहीं पहुंच पाए, कभी कुछ कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, फिर पढ़ाई नहीं हो पाती है। तो उसमें चक्कर यही है कि बच्चे फिर कुछ नहीं सीख पाते हैं। और हर हाल में आपका मार्च में पेपर इस बार होगा, लिखवा लीजिए हमसे, मार्च में पेपर एकदम करा देंगे आप लोगों का, क्योंकि उनको क्या है कि सेशन जितना लेट हो रहा है संभालना है। पिछली बार आप लोग तो थे ही फर्स्ट ईयर में दिसंबर से क्लास शुरू हुआ था, इस बार ये लोग शुरू करा देंगे सितंबर से और मार्च में पेपर करा देंगे। तो अपने लोगों के पास केवल टारगेट फरवरी तक का है। हर कोचिंग में 3 घंटे का क्लास चलता है, हम लोग क्या 6 से 10 4 घंटे का क्लास चलेगा। तभी संडे को एक्स्ट्रा क्लास नहीं रखा रहे हैं, क्योंकि 6 दिन एक क्लास चल गया तो 6 घंटा आपने एक्स्ट्रा पढ़ लिया, फिर एक्स्ट्रा क्लास की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, संडे को घर पर रहिए, स्टडीज़ करिए, यहाँ आइए, शीट ले जाइए, 1 घंटे का प्रोग्राम होगा सुबह, शीट ले जाइए अपनी इंपॉर्टेंट, उससे पूरा पेपर आपको मिलेगा, गारंटी हम लोग लेकर के चलते हैं। हो गया इक्वेशन 1 2। चलिए नीचे से लिखिए, 2 के नीचे से, क्लियरली जब भी कोऑर्डिनेट बदलेगा, वाइवा में पूछते हैं, जब भी कोऑर्डिनेट बदलेगा तो r के मान पे कोई अंतर नहीं बैठेगा। क्यों नहीं बैठेगा? क्योंकि उसमें स्मॉल x और स्मॉल y नहीं आया है, जबकि g में स्मॉल x और स्मॉल y आया है। स्मॉल x और स्मॉल y कोऑर्डिनेट को दिखाता है, इसीलिए जब भी कोऑर्डिनेट बदलेगा g का मान बदलेगा लेकिन r का मान नहीं बदलेगा। लिखिए, क्लियरली resultant force capital R is independent from the coordinates, whereas the moment g depends on the coordinate, hence फुल स्टॉप के बाद hence we have to find the couple only about Q ब्रैकेट में जाई कॉमा ईटा, about Q ब्रैकेट में जाई कॉमा ईटा। ठीक है, डायग्राम बना लीजिए फिर लिख पाएंगे।
Hence, the movement of coplanar forces, about the point Q ब्रैकेट में जाई कॉमा ईटा इज ये पूरा उतार लीजिए। सबसे ज़्यादा बच्चे मैथ्स में फेल होते हैं क्योंकि थियरी है नहीं, फिज़िक्स में थियरी है। सबसे ज़्यादा जो ख़राब रिजल्ट जाता है वो मैथ्स का जाता है। तो मैथ्स पे अपना कमांड रखिएगा, ठीक है, उसको हल्के में मत लीजिएगा। वैसे ही ग्रुप थियरी आप लोगों का पढ़ा हुआ नहीं है, तो हमको अंदाज़ा है कि अगले हफ्ते से रियल एनालिसिस में बहुत दिक्कत आएगी आपको, क्योंकि रियल एनालिसिस नहीं पढ़ पाएंगे, मोटा मोटी समझिए नहीं पढ़ पाएंगे आप, ठीक है। एलजेब्रा में बहुत दिक्कत आएगी आपको, क्योंकि सेकेंड ईयर का एलजेब्रा एब्स्ट्रैक्ट एलजेब्रा है। एब्स्ट्रैक्ट मतलब किसी चीज़ से निकालना, कहाँ से निकला है, फर्स्ट ईयर से निकला है। तो 2 पेपर अगले हफ्ते से, हम बोले ना अगले हफ्ते से सब शुरू हो जाएगा, तो अगले हफ्ते से आपको फेस करना पड़ेगा ये दिक्कत। तो हमने अपने यहाँ की फैकल्टी को कह दिया है कि ज़्यादा दिक्कत हो तो पहले ग्रुप थियरी का हफ्ता पढ़ा दीजिएगा, तब आगे बढ़िएगा, ठीक है। तो अगले हफ्ते से आप एक्सपीरियंस करेंगे कि आपको क्या दिक्कत हो रही है, क्योंकि आप फर्स्ट ईयर नहीं पढ़े हैं, ठीक है। तो ये 2 पेपर इसीलिए हमने अभी शुरू नहीं कराया, ये इस हफ्ते 2-3 दिन में 4 दिन में बच्चे और कलेक्ट हो जाए, तब अगले हफ्ते से आपका शुरू करा देंगे। तो मैथ्स पे कमांड रखिएगा। जिस साल हम पढ़ते थे उस साल 7 बच्चों का 0 नंबर आया था रियल एनालिसिस में, अंसारी सर पढ़ाते थे, उन्हीं की किताब चलती है। ये हाल है रियल एनालिसिस का। रियल एनालिसिस, एलजेब्रा, मैकेनिक्स, ये 3 पेपर में बच्चे फेल होते हैं। OR ठीक है, पास हो जाते हैं, ठीक है। तो कोशिश करिए अपना मैथ्स पे कमांड रखने का। फिज़िक्स तो क्या है भाई, नोट से तो पढ़ लेंगे, मैथ्स नहीं समझ में आएगा। कमांड अभी से रखिए और पढ़ते चलिए, वरना आगे चल करके बच्चों को बड़ा याद आती है मेरी बातें कि मैम बोलती थी, समझाती थी, तब हम लोग हाँ ही करते थे, बहुत याद आती है। ये उतार लीजिए पूरा G'। आपके कांटेक्ट में भी जो बच्चे सेकेंड ईयर में हो, मतलब पेपर दे रहे हो सेकेंड ईयर का भी, उनको नंबर दे दीजिएगा। हमारे यहाँ MCQ का मॉडल पेपर तैयार हुआ है, उससे पूरा पेपर मैच कर रहा है, तो उनकी हेल्प हो जाएगी। उनको मॉडल पेपर हमारे यहाँ पर रिसेप्शनिस्ट बैठती हैं, वो भेज देंगी मैसेज आने पर। हम लोग एकदम सेवा भाव से लोगों को भेज रहे हैं। अपने यहाँ के सारे बच्चों को तो हमारे यहाँ चला गया है, अब हम लोग 4-5 दिन में जितने लोगों को जा सकता है भेज रहे हैं। तो कल उन्होंने करीबन 50-60 लोगों को भेजा है अननोन में। तो अगर कोई हो तो हमारे यहाँ के नंबर पे पिंग कर देगा, तो उनको भेज दिया जाएगा। सत्रह 18 तारीख से ऑनलाइन वाले बच्चे भी ऑफलाइन में कन्वर्ट हो रहे हैं।
जितना पढ़ाए हैं उसमें कोई डाउट आप लोग को नहीं? क्लियर है सब चीज़ें? पढ़ते चलिएगा, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट थ्योरम। अगले हफ्ते से हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम शुरू करा देंगे, और जहाँ इसका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम शुरू हुआ, जैसे हम पहले सारे थ्योरम्स करा देते हैं, उसके बाद न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में हम आपको करीबन 14 या 15 कराएंगे, उसमें से 2 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम मिल जाएगा आपको, ठीक है। चैप्टर खत्म हो जाएगा। लोग इस चैप्टर से भागते हैं, पढ़ाने वाले भी पढ़ने वाले भी, कहते हैं बहुत टफ है, लेकिन इसको सिंपल बनाया जा सकता है, ठीक है। तो ये नोट्स इसीलिए बहुत, मतलब कई बच्चे हमसे ये नोट्स खरीदते हैं कि नोट्स दे दीजिए, वीडियोस भेज दीजिए, खरीदते हैं, परचेज़ करते हैं। पिछली बार हम लोग ने 14 या 15 बच्चों को अपने यहाँ का नोट्स परचेज़ बेचा था, मतलब 15,000 में। 15,000 का मैथ्स का पूरा कोर्स था, 4-5 किताबों का। तो 15,000 बच्चों ने ख़रीदा था इसको। वीडियोस सारी मिल गई थी, नोट्स PDF में मिल गया था, ठीक है। तभी कह रहे हैं नोट्स सही से बनाइए, नोट्स बहुत कीमती है आपके लिए ये। नेक्स्ट थ्योरम लिखिए। टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ line of action of single resultant force, इस थ्योरम में से और इस थ्योरम में से एक थ्योरम आता है, ठीक है, जिस पे हमने 2022 लिखवाया वो वाला आएगा। क्या कह रहा है आपसे, ध्यान से पढ़िए। सिंगल रिजल्टेंट फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन का इक्वेशन निकालना है। उल्टा चलिए, सबसे पहले तो हम लोग सोचेंगे सिंगल रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है। अभी जस्ट हमने आपको बताया था जो O से पास करता है दैट इज सिंगल फोर्स, जो O' से पास करता है सिंगल रिजल्टेंट फोर्स। ये किसी किताब में नहीं दिया है, कहीं नहीं दे रखा है, ये हम आपको अपनी तरफ से समझा रहे हैं। O से पास करता है सिंगल फोर्स, O' से पास करता है सिंगल रिजल्टेंट फोर्स। तो सिंगल रिजल्टेंट फोर्स मतलब O' से पास करने वाले के लाइन ऑफ एक्शन का इक्वेशन निकालना है, ठीक। अब हम डायग्राम बना रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था, पहली बात तो 2 डायमेंशन में स्टडी है, x एक्सिस y एक्सिस, ये हमारा हो गया ओरिजिन। हमने कहा था किसी भी सिस्टम पर n कोप्लेनर फोर्सेस लगते हैं तो वो 2 पार्ट में टूटता है, r में और g में। r कहाँ से पास करता है, ओरिजिन से, और आपको ध्यान होगा हमने g को ऐसे बनाया था, ठीक है। g को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, बताइए। 3 पॉइंट्स। कपल कैसे बनता है, 2 फोर्सेस, फिर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट इन डायरेक्शन, फिर हैज़ अ फिक्स डिस्टेंस बिटवीन देम। करिए रिप्लेस जी को। तो आपको बताए थे 2 फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट इन डायरेक्शन, हैज़ अ फिक्स डिस्टेंस बिटवीन देम। चूँकि इस g की जगह हमने ये बनाया तो इस g का मान इसके मान के बराबर होगा। क्या आता है, g इज इक्वल टू, बोलिए, r इंटू ओ डैश। वेरी गुड, दिस इम्प्लाइज ओ डैश इज इक्वल टू g बाई r। इस कपल का मूवमेंट निकालने का तरीका होता है फोर्स इंटू बीच की दूरी, r इंटू ओ डैश। चूँकि इसकी जगह ये आया है तो इसका मान इसके मान के बराबर होगा, तो g इज इक्वल टू r इंटू ओ डैश, ठीक। फिर हम बताए थे कि ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल। 2 बराबर फोर्स विपरीत दिशा में एक ही बिंदु पर लगते हैं तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल। बच गया केवल ये, कहाँ से पास कर रहा है, ओ डैश से। इसी को बोलते हैं सिंगल रिजल्टेंट फोर्स। सिंगल रिजल्टेंट
फोर्स, सिंगल रिजल्टेंट फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन, वेरी गुड, ओ डैश आर, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन, दिस इज कॉल्ड लाइन ऑफ एक्शन। और इसी का इक्वेशन आपको निकालना है, एक सरल रेखा दिख रही होगी ये, इसी का इक्वेशन आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे देखिए, ये पढ़े हैं कभी, x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू p। नहीं, मोमेंटम से नहीं आया है, सरल रेखा का समीकरण है। x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू p। कहते हैं कि यदि ये कोई सरल रेखा हो, इस पे ओरिजिन से कोई परपेंडिकुलर डाला जाए जिसकी दूरी p हो, और ये वाला एंगल यदि थीटा हो, तब इस लाइन का समीकरण x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू p होता है। हाँ, इसकी खास बातें कोई हमको बता पाएगा? कोई छोटी छोटी चीज़ें कुछ बता पाएंगे? थीटा क्या होता है, p क्या होता है, बता पाएंगे? p क्या है? वेरी गुड, p इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन। ठीक, थीटा क्या है? थीटा प्लस एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनने वाला एंगल, प्लस एक्स एक्सिस से किस डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज में। अगर हमको थीटा और पी का मान वहाँ पता चल जाए तो हम लाइन का इक्वेशन निकाल लेंगे। देखिए, ये हमारी लाइन है, इस लाइन का इक्वेशन निकालना है। ओरिजिन से डाला गया परपेंडिकुलर ओ ओ डैश, है ना, तो जहाँ जहाँ P आया होगा वहाँ वहाँ हम क्या लिख देंगे? ओ ओ डैश। ठीक, दूसरी बात, ये एंगल हमने क्या बताया था आपको? थीटा। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, समानांतर चतुर्भुज का नियम, r इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y बाई एक्स। वेरी गुड, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y बाई एक्स। ठीक, दिस इम्प्लाइज tan थीटा इज इक्वल टू y बाई एक्स। ठीक, ये x होता है, ये y होता है, ये रिजल्टेंट r होता है। तो अगर ये डिस्टेंस भी मिलाएंगे तो ये भी किसके बराबर होगी? y के। ये एंगल कितना है? थीटा। ठीक, tan थीटा इज इक्वल टू y बाई एक्स, tan थीटा इज इक्वल टू लंब बटा आधार। तो जरा हमको इससे sin थीटा और cos थीटा का मान बता पाएंगे? sin थीटा इज इक्वल टू लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा का मान बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है? x अपॉन r। गलत तो नहीं लिख दिया हमने? ठीक लिखा है ना? साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखिए, चलिए, अब थीटा की बारी आई। P की जगह क्या लिख देंगे? ओ ओ डैश। थीटा क्या होता है? थीटा प्लस एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ध्यान दीजिएगा, ये इस पे परपेंडिकुलर है ना, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल
90 माइनस थीटा। देख लीजिए भाई, ये थीटा, ये ऊपर की तरफ थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा। लेकिन ये 90 माइनस थीटा तो क्लॉकवाइज में जा रहा है, मतलब घड़ी के चलने की दिशा में जा रहा है, और हमको क्या चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज को एंटी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज को क्लॉकवाइज करने के लिए माइनस का मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर कोई एंगल इस दिशा में थीटा है तो इस दिशा में माइनस थीटा होता है। यहाँ पर परपेंडिकुलर प्लस एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है, यहाँ पर परपेंडिकुलर प्लस एक्स एक्सिस से 90 माइनस थीटा एंगल बना रहा है। लेकिन एंगल किस दिशा में चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज। ये किस दिशा में है, क्लॉकवाइज। तो एंटी में कन्वर्ट करेंगे तो माइनस का मल्टीप्लाई, तो जहाँ जहाँ थीटा होगा उसकी जगह 90 माइनस थीटा रखेंगे, लेकिन किस चिन्ह के साथ, माइनस चिन्ह के साथ। ये बात समझ में आई? आगे बढ़े। इसी समीकरण में थीटा की जगह ये और P की जगह अगर ये रख दे तो इस सरल रेखा का समीकरण मिल जाएगा। रख के दिखाएं हम, देखिएगा। x cos थीटा की जगह माइनस 90 माइनस थीटा प्लस y साइन थीटा की जगह माइनस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू ओ डैश, P की जगह ओ डैश। दिस इम्प्लाइज दैट x cos माइनस थीटा की वैल्यू cos थीटा, ठीक, साइन माइनस थीटा की वैल्यू माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू ओ डैश। ठीक है, दिस इम्प्लाइज x cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस y साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा ओ डैश। दिस इम्प्लाइज x साइन थीटा की जगह y बाई आर माइनस y cos थीटा की जगह x बाई आर ओ डैश की जगह g बाई आर। सारे r एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, केवल मिलेगा x y माइनस वाई एक्स इज इक्वल टू, यही समीकरण है। आया समझ में? चलिए लिखिए कैसे किए हैं। ये हमको पता था x cos थीटा प्लस y साइन थीटा इज इक्वल टू p। किसी भी लाइन पे अगर ओरिजिन से परपेंडिकुलर डाले तो उस लाइन का समीकरण ये होता है। यहाँ पे हमको ये सिंगल रिजल्टेंट फोर्स है। सिंगल रिजल्टेंट फोर्स हमेशा कहाँ से पास करता है, ओ डैश से। ये लाइन ऑफ एक्शन है, इसका समीकरण निकालना है। ओरिजिन से परपेंडिकुलर डाल दिए। अब जहाँ जहाँ P था उसकी जगह क्या हो गया, ओ डैश। अब बचा हमारा एंगल, ये एंगल क्या होता है, थीटा। ये इस पे परपेंडिकुलर, ये क्या मिला, 90 माइनस थीटा। किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज। किस डायरेक्शन में चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज। आगे क्या लग जाएगा, माइनस। थीटा की जगह माइनस 90 माइनस थीटा ले जाके इसमें रख दिया, आपको पूरा इक्वेशन मिल गया। ठीक है, लिखिए। देखिए, सिंस वी नो दैट, प्रूफ में लिखिए, since we know that, इन्वर्टेड कॉमा में लिखिए, सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस, सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस acting on a rigid body which is not in equilibrium, which
is not in equilibrium comma can be reduced either to a single force or a couple, इन्वर्टेड कॉमा बंद। ये थ्योरम हमने आज आपको कराया है क्लास में आते ही, ठीक है। और वाला नॉट इन इक्विलिब्रियम वाला। आगे बढ़े, आगे लिखिए, नीचे से लिखिए लेट कैपिटल R be the single resultant force, let capital R be the single resultant force acting along O dash C, then we have यहाँ से यहाँ तक उतारिए। बुक में इस तरीके से नहीं दिया है, हम उससे फाइन लैंग्वेज आपको देते हैं ताकि एग्जाम में आप लिखें तो लगे कि आपने कुछ रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। तो ये मेरा खुद का नोट्स है, किसी भी किताब से नहीं है। इसको लिखने के बाद नंबर मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, कटेगा कभी नहीं। हो गया। ये डायग्राम बनाइए, कॉपी के मार्जिन पे अपने समझने के लिए, और ये डायग्राम बनाइए, ये आपका मेन डायग्राम है। ये केवल आपके समझने के लिए, ताकि एग्जामिनेशन में याद रहे कि कहाँ से आया था। ये भी बना लीजिएगा। सारा पेपर यूनिवर्सिटी में बनता है, ये बात पता है कि नहीं पता आप लोगों को? 64 कॉलेजेस है DDU के अंडर में, आसपास के एरिया के सब पेपर एक ही जगह बनता है DDU में, ठीक है। तो DDU से ही एक आइडिया हम लोग को लगता है कि पेपर में क्या आएगा मोटा मोटी। जो DDU में पढ़ा देंगे बस वही आना है, जो एक्स्ट्रा पढ़ाएंगे किताब के बाहर का वो तो 100% आना है, गारंटी कि वो आएगा ही आएगा। वो सब आप लोगों को पढ़ा दिया जाता है, उसमें से कुछ छोड़ा नहीं जाता है।
हो गया भाई, बन गया आप लोगों को? नीचे से लिखिए, hence the equation of line of action, hence the equation of line of action of single resultant force O dash C is उतार लीजिए यहाँ से यहाँ तक, बाकी कर आप फीस पे करने के बाद वीडियोस ले लीजिएगा और एकदम मन से पढ़ के, मतलब हम गारंटी ले रहे हैं, हम आपको अगर ठीक ठाक आप निकले तो 70% से ऊपर लाएंगे। 70 से तो ऊपर आएगा ही, बाकी आप पढ़ाई में कितने अच्छे उस हिसाब से परसेंट आएगा। और BSc MSc मेहनत कर लीजिए, जॉब की भंडार है, दिक्कत नहीं है, बस 5 साल मेहनत करनी है। 5 साल मेहनत कर लीजिए, नौकरी हम दिलवा देंगे। हमारे यहाँ पे जॉब दिलाई जाती है, नौकरी हम दिलवाएंगे, लेकिन पढ़िए।